नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब प्रोसेसेस जो होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के केस में देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, वन इज स्पॉन्टेनियस एंड वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी जो हम लोगों को स्टडी करना है दिस इज कॉल्ड एज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इसका बहुत ईजी मीनिंग मैं निकाल के बताती हूँ। सपोज आप लोगों को रिएक्शन करवाना है, सपोज R इज टू बी कन्वर्टेड टू P, ठीक है, और रेट हम लोग ले लेते हैं K1। रेट का यहाँ पर वैसे कोई यूज नहीं है, बट स्टिल आई एम यूजिंग द रेट वर्ड बिकॉज यू शुड बी लाइक इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग। आपका जो रेट वर्ड यूज करने का जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो बढ़नी चाहिए। तो आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, बट जो रिएक्शन है वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज इट नीड्स एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बताती हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर्स हीट हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है कैटलिस्ट, ठीक है, प्रेशर हो सकता है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, डेल्टा, कैटलिस्ट, P। अब डेल्टा की वजह से क्या होगा, सिस्टम का हीट क्या होगा, ओवरऑल इंक्रीज होगा। अगर आपने कैटलिस्ट डाला तो फिर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। और अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वी ऑल नो ली कैटलर, अ वेरी वेरी फेमस साइंटिस्ट, जिसके हिसाब से ली कैटलर्स प्रिंसिपल क्या कहता है दैट मतलब ओवरऑल उसका जो एप्लीकेशन पार्ट जो है उसमें ऐसा पाया गया है दैट द इंक्रीज इन प्रेशर मोस्टली मेक्स अ रिएक्शन गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये तीन जो बेसिक फैक्टर्स हैं, अगर ये तीन फैक्टर्स इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। रिएक्शंस जनरली एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन जो है वो मोस्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करती है। ये ऑब्जर्व फैक्ट है। अब ये हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हमें देखना है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्या। तो यही फैक्टर्स जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप उस रिएक्शन को कह रहे हैं कि तुम नॉन स्पॉन्टेनियस हो एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर यू टू एक्चुअली स्टार्ट। रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो रही है, सो यू आर एडिंग दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स फॉर द रिएक्शन टू एक्चुअली स्टार्ट एंड कंप्लीट टू गिव अ सर्टेन प्रोडक्ट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये चीजें अप्लाई करते हैं, जस्ट मैंने जो बात की उसकी वजह से क्या होगा, सपोज रिएक्टेंट जो है वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट की तरफ आप एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। ऐसी क्यों? क्योंकि आपने रिएक्शन साइड पे जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई किए उसका फर्क तो प्रोडक्ट साइड पे पड़ेगा ना, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट की ओवरऑल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट साइड। उसके अलावा टोटल एनर्जी जो है वो रिएक्शन की वो बढ़ेगी, बराबर। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है दैट डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव निकल के आ जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी और वो जो बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अदर देन दैट बात की जाए तो इसकी जो रैंडमनेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रोपी, इस रिएक्शन की एंट्रोपी जो है वो अल्टीमेटली डिक्रीज होगी। एंट्रोपी डिक्रीज होने का मतलब ये है दैट द रिएक्शन इज गोइंग इन अ मोर कॉम्पैक्ट मैनर एज कंपेयर टू the randomness which is provided by entropy. So this is everything about a non-spontaneous process. You are supposed to provide any external factor for the reaction to actually start. It is not starting with anything other than these things. वो अपने आप में एक वो अपने आप में एक खुद से स्टार्ट होने वाला रिएक्शन है ही नहीं, तो उसको एक्सटर्नल फैक्टर देने की जरूरत है। जब आप एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करेंगे तो वो पूरे के पूरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए थी बट वो एक्चुअली एंट्रोपी डिक्रीज होगी, क्योंकि आप जो एक्सटर्नल फैक्टर्स बढ़ा रहे हैं वो रिएक्शन को प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करने की मदद कर रहा है। प्रोडक्ट में जब प्रोसीड होता है तो एंट्रोपी जनरली डिक्रीज ही होती है। अब यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, इसका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल है ये फोटोसिंथेसिस। हाँ, मुझे पत्ता याद आ रहा था लेकिन मुझे फोटोसिंथेसिस वर्ड नहीं याद आ रहा था। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज H2O plus CO2 in the presence of chlorophyll, है ना, क्लोरोफिल एंड H न्यू। अब ये तो मैं थक गई हूँ बच्चों को बताते बताते, बट क्या ही करूँ। H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये, जिसकी वैल्यू बहुत नॉर्मल है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। और ये न्यू जो है दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट, ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट इज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो C6H12O6 प्लस O2 ये प्रोडक्ट है। हाँ, बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट बुक्स है जहां पर यहाँ पर भी वाटर मेंशन किया जाता है,
रिएक्टेंट साइड में भी वाटर मेंशन करते हैं, प्रोडक्ट साइड में भी वाटर मेंशन किया जाता है, विच इज ट्रू. देयर द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल सच में फॉर्म होता है, बहुत कम क्वांटिटी में फॉर्म होता है, इसलिए हर बुक में नहीं लिखा हुआ, बट हाँ प्रोडक्ट में वाटर फॉर्म होता है. इट इज ट्रू इन नेचर. सो दिस इज वन रिएक्शन जहां पर आप लोगों को पता है क्या, किसी भी लीफ है, सपोज आई मेक रियली गुड लीफ, चलो अगर किसी भी लीफ के ऊपर, अगर लीफ है ठीक है, उसके पास वाटर मॉलिक्यूल तो वैसे भी रूट से आ रहा है, ठीक है, बाजू बाजू में ऑलरेडी CO2 मॉलिक्यूल तो घूम ही रहा है, लेकिन अगर सनलाइट नहीं मिलेगी ना तो वो नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस. आप खुद नोटिस करो, सनलाइट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल फैक्टर. सो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट पूरे के पूरे कंप्लीट है, उनको कोई रिएक्टेंट कंप्लीट है, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी होना है, बट उनको एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट एक्सटर्नल फैक्टर इन दिस केस इज क्लोरोफिल एंड HNO. एक बार को क्लोरोफिल पत्ते के अंदर प्रेजेंट भी हुआ ना तो भी वो सनलाइट, ये HNO एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द सनलाइट, तो सनलाइट के बिना ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी. This is a very very good example of non-spontaneous process, and this is everything about non-spontaneous process.